इसमें सर सेव किया है क्या पेपर? इसमें ये कैसे बार-बार लाइन में आ रही है? आपने कुछ किया मतलब ये सबसे पहले अपना ही है। सब अपने अपने पेपर निकाल लो। सबसे पहले पेपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ेंगे, है ना। सबने निकाल लिए? हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन है भाई, वो लाइव शुरू हो गया क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज है भी पीठ पीछे, इधर जाना पड़ेगा, है ना। इधर से तो नहीं होगा। किसको? जूम में कहाँ जाएगा पता नहीं। ये तो ठीक हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एग्रीगेट्स ऑफ फुली एस्टेब्लिश एंड एक्सेप्टेड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स। क्या होता है भाई? किस किसने वैल्यू किया है और किसी ने नहीं किया? क्या किया? कम्युनिटी कैसे कर सकता है कोई? इसको कम्युनिटी कैसे कर सकता है कोई? आपने क्या किया है? करा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं दिया। ये क्या होता है भाई? इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस क्या है? क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, इनकी क्या है? बेस मजबूत है, तो क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म है। फोकवेज क्या होते हैं? फोकवेज क्या होते हैं? इनफॉर्मल हैबिट और ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फोकवेज बोलते हैं। कम्युनिटी की तो मैंने एक सीधी सीधी बात बताई हुई है कि जियोग्राफिकल डीमार्केशन होगा, तो अगर डीमार्केशन दिखेगा तो तुम करना कम्युनिटी। यहाँ कहीं डीमार्केशन का ही नाम ही नहीं दिख रहा, तो कम्युनिटी और वैल्यू को तो आसपास ही नहीं है, तो करने का ही मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन बिल्कुल आसान ऑप्शन थे। अब इसमें और कोई घुसा देता वैल्यू के साथ में, नॉर्म्स ऐसे घुसा देता तब तो ये और हार्ड हो जाता। अब तो ये बिल्कुल साफ क्वेश्चन था। तो पहले का ए जिसने किया उसका सही है भाई। वैल्यू किस किस का एग्रीगेट? फुल्ली एक्सेप्टेड, एस्टेब्लिश्ड और एक्सेप्टेड रूल्स, प्रोसीजर्स और नॉर्म्स का एग्रीगेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। फर्स्ट सोशल ग्रुप इन मॉडर्न लाइफ दैट अप्रोचेस सेल्फ सफिशिएंसी, कम्युनिटी। किसने बोला था ये? टेलर ने बोला था। ठीक है, तो जिसने सी किया वो सही है। ये सारी अपन ने क्लास में डिस्कस किए हैं, वही क्वेश्चन है। जियोग्राफिकल डीमार्केशन इज ए कैरेक्टर ऑफ, तो यहां जब ये क्वेश्चन था तो यहां कम्युनिटी कैसे ही कर सकता है कोई? तो ठीक है, तो ये जिसने कम्युनिटी किया है जियोग्राफिक डीमार्केशन, वो सही है बिल्कुल। ये तो अपने बार बार बात की है इसकी। सोशियल स्ट्रेटिफिकेशन किसका कॉन्सिक्वेंस हो जाता है? डिफरेंशिएशन एंड इवेल्युएशन। डिफरेंशिएशन किसके लिए आता है भाई? कास्ट के लिए। और इवेल्युएशन किसके लिए होता है? क्लास के लिए इवेल्युएशन होता है। ठीक है, कास्ट इज ए क्लास गेन्ड बाय बर्थ से मिलती है। ठीक है, अगर यही अगर मैं लिख देता क्लास, तो वो किससे मिलती? ए कंजक्टिव सोशल प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग। जोड़ने वाली कौन है भाई? कंजक्टिव समझते हैं ना, जोड़ने वाली। तो मैंने क्या बताया था? दो तोड़ने वाली। नेगेटिव, जो सोसाइटी में नेगेटिव है वो कौन कौन है? कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। तो ये जोड़ेंगी तो नहीं, तोड़ेंगी। तो कंजक्टिव मतलब जोड़ने वाली कौन है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, एसिमिलेट हो गई, एकदम घुल मिल गए आपस में। तू जाके पढ़ा कर, तब ये तेरे को नहीं करना पड़ेगा ऐसे। के वीकेंड निकल जाएगा। इनमें से कौन इंस्टीट्यूशन नहीं है भाई? थिएटर। मैरिज है,
इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन कितने पढ़े थे अपन ने? कौन कौन से? फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। अब फैमिली से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, अब ये है ना मैरिज, तो ये रिलीजन से रिलेटेड हो गया, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैरिज इज ए, ये मैंने क्लास में भी बोला था कि मैरिज क्या एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इनहेरिटेंस है तो वो किस में आ गई? फैमिली में आ गई, तो वो भी क्या एक इंस्टीट्यूशन है। प्रॉपर्टी इकोनॉमी में आ गई, या उसको किसी में अपन ले सकते हैं। तो ये तो मोटा क्लासिफिकेशन है 5, इसके अंदर अपन ले सकते हैं किसी को। थिएटर कोई नहीं है, ठीक है। चलो भाई, द वर्ड फैमिली हैव इट्स रूट्स। कैसी है फैमिली? ये तो मैंने बताया था कि कैसा है, रोमन वर्ड है भाई फैमिली। तो इसमें 8 में से कितने सही हो गए? फ्यूजिंग, ब्लेंडिंग, हाँ। किसके अब तक 8 सही है? 8 सही है। कौन सा गया? थिएटर गया। थिएटर को तूने इंस्टीट्यूशन कैसे माना? ठीक है भाई। सोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू ह्यूमन बीइंग। किस किस ने सिविलाइज्ड किया है भाई? वो दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, ह्यूमन बीइंग और सिविलाइज्ड पर्सन में, है ना। तो बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सिर्फ इंसान बनाना है। सिविलाइज्ड होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने वाला कौन होगा? इंसान बन जाए बहुत अच्छी बात है ना। तो ह्यूमन बीइंग बनाना है किसको? एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें भाई ह्यूमन बीइंग है, ए जिसने किया है उसका सही है। द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग कल्चरल आइटम्स फ्रॉम अनदर कल्चर इज, इसमें तो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक ही ऑप्शन था। तो ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन कर सकते थे अगर तुमको नहीं आ रहा था, तुमको नहीं पता था तो। हैं करे? हो गया? किस किस का सही हुआ, है ना। हाँ। कि कई बार क्या होगा, तुमको नई चीज आ जाएगी, तुमको ऑप्शन में पता लग जाएगा उसका कि कल्चर बोरो कर रहे हैं कहीं दूसरे कल्चर से, तो वो क्या है? एकल्चरेशन। मोरल एस्पेक्ट में करते हैं वो कौन होते हैं भाई? फोकवेज दैट डील्स विद मोरल एस्पेक्ट। जहां भी मोरल आ जाएगा वो कौन होगा? मोर्स। मोर्स मतलब व्हाट ought टू बी, क्या करना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ग्रुप? ठीक है। स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी क्या होंगे भाई? स्टूडेंट्स हैं तो प्राइमरी तो हो ही नहीं सकते, है ना, सेकेंडरी होंगे। सोशल वर्कर्स हैं, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई प्राइमरी ग्रुप नहीं है, क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल? कौन है भाई? हाँ, ये इन्होंने गलत कर दिया, ये ऑप्शन इन्होंने सही कर नहीं किया है। हाँ, बिलीफ, इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल, कोएर्सन है ये तो, जोड़ाव, आपस में पारस्परिक जुड़ाव, कोएर्सन है। कोएर्सन नहीं कहा, कोएर्सन बोलते हैं इसको, कोएर्सन, ठीक है। बिलीफ, बिलीफ कर देना, बिलीफ। कौन है? कुंडी तो लगा ही नहीं रखी, ठीक है। कल्चरल रिलेटिवली रिफर्स टू, कल्चर क्या करता है भाई? डिफरेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजर इन कल्चर। तो ये कल्चर रिलेटिविटी का मतलब है। रिलेटिविटी का मतलब क्या हो गया भाई? कि भाई डिफरेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन कल्चर। रिलेटिव, एक कल्चर दूसरे के रिलेटिव कैसा है, तो वो क्या होती है? कल्चरल रिलेटिविटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन है। कल्चरल लैग क्या होता है भाई? कल्चरल लैग क्या होता है? लैग मीन्स अंतर, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ मैन टू कंसिडर हिज ओन कल्चर एज ऑफ हैविंग हाई वैल्यू एंड सुपीरियर, कौन होता है?
कौन करते हैं ओन कल्चर को? एथनोसेंट्रिज्म। और जीनोसेंट्रिज्म क्या कहता है भाई? फॉरेन कल्चर इज मोर सुपीरियर। टेम्पोसेंट्रिज्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रेजेंट इज मोर सुपीरियर देन पास्ट। ठीक है, तो इसका एथनोसेंट्रिज्म है भाई। क्या ये एसिमिलेशन नहीं है भाई, गलत है ये ऑप्शन इन्होंने। एथनोसेंट्रिज्म है, सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है? फ्यूजन एंड ब्लेंडिंग। अकोमोडेशन क्या होता है? डिफरेंसेस हैं फिर भी साथ में काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर, है ना। वोट इज एंड वोट ऑट टू बी, डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? नीड बोलते हैं। The length of time required to pass through the innovation decision process is called as, इनोवेशन डिसीजन पीरियड बोलते हैं। कि जब ये क्वेश्चन तो समझ में आया ना सबको? नहीं आया? देखो, लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, इनोवेशन से लेके डिसीजन तक की जो प्रोसेस है उसमें जो टाइम पीरियड रिक्वायर हुआ है उसको क्या बोलेंगे? तो ये सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि इनोवेशन से डिसीजन तक का जो पीरियड है उसको क्या बोल देंगे? इनोवेशन डिसीजन पीरियड। ये टाइम है इनोवेशन जहां से स्टार्ट हुआ वहां से डिसीजन जाने का। इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस में क्या था भाई? इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस में क्या था? KPDIC था ना, नॉलेज से लेके कंफर्मेशन तक। कौन कौन थे? नॉलेज, परसुएशन, डिजायर, इम्प्लीमेंटेशन और कंफर्मेशन। हाँ हाँ, कहाँ पे? डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या थी? कोई इनोवेशन है वो किससे जाएगा? एक चैनल से जाएगा, एक टाइम पीरियड में जाएगा और एक सोशल सिस्टम में जाएगा। ये डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन पीरियड तो कुछ होता ही नहीं। डिफ्यूजन होगा किसका? कोई इनोवेशन है उसी का तो डिफ्यूजन होगा। तो इनोवेशन तो होना जरूरी है। तो डिफ्यूजन पीरियड कुछ नहीं होता, इनोवेशन डिसीजन ये पीरियड होगा, डिसीजन पीरियड। ठीक है, अब चलो कास्ट, ये ऑप्शन गलत किया भाई इन्होंने। कास्ट इज क्लोज्ड क्लास, ये किसने बोला? हाँ, किसने किसने तुक्का मारा इसमें? किसने किसने? हाँ, तूने मारा? किस पे मारा? फर्स्ट पे मारा। फर्स्ट गलत है भाई। प्राइमरी ग्रुप कहा था किसने? कुली ने। प्राइमरी ग्रुप है ना, जो प्राइमरी ग्रुप वो बताया था कुली ने। ठीक है, अब ये याद रख लेना यहां से, ये कई बार सीधा स्टेटमेंट आया हुआ है कि भाई कास्ट एक क्लोज्ड क्लास है। मैंने बताया था ना ये रिजिड क्लास है, इसमें से अपन एक बार जिस कास्ट में आ गए उससे अपन जाना बहुत मुश्किल है बाहर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड क्लास बोलते हैं। तो इसका ये दूसरा ऑप्शन है भाई, मजुमदार एंड मदन, इन्होंने बोला था ये कि कास्ट एक क्लोज्ड क्लास है। बी ऑप्शन है इसका, 18 का बी, 18 का बी कर लेना भाई। ठीक है, द एलिमेंट दैट डिस्टिंग्विश डिफ्यूजन फ्रॉम कम्युनिकेशन, ये बहुत दिमाग लगाना सा थोड़ा सा। एलिमेंट दैट डिस्टिंग्विशेस डिफ्यूजन फ्रॉम कम्युनिकेशन, बिल्कुल ये सही है, ये तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, रिसीवर उसमें भी होता है कम्युनिकेशन में, चैनल उसमें भी होता है, टाइम उसमें भी होता है, बट इनोवेशन उसमें नहीं होता। इसलिए डिफ्यूजन कम्युनिकेशन से सिर्फ इनोवेशन है वो उनको क्या करता है? अलग करता है। किसने किया ये? अगर तुमको एलिमेंट पता होते कम्युनिकेशन के तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। CM स्टार पता होता ना तो भी ये क्वेश्चन हो गया था। किसने किसने किया? दोनों को कंपेयर करना था, किसने किसने किया? किया ही नहीं।
गलत किसने किया? अब कोई नहीं है वहां भरेगा। ट्रांसपेरेंसी शीट कंटेनिंग ए फोटोग्राफ ऑफ डिजीज्ड राइस क्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्रांसपेरेंसी शीट किस में आती है भाई? नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ये लिखाया था मैंने ट्रांसपेरेंसी शीट। अब आगे कोई जाने की जरूरत ही नहीं थी, कंटेनिंग फोटोग्राफ, बस यहां ही अपने को रुक जाना था कि ट्रांसपेरेंसी शीट है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी शीट अगर होगी तो वो कैसी है? नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। ट्रांसपेरेंसी शीट क्या होती है भाई? कंटेनिंग ए फोटोग्राफ ऑफ डिजीज्ड राइस क्रॉप। उसके ऊपर डिजीज बताया था शीट पे। ट्रांसपेरेंसी शीट है जिसमें से अपन को डिजीज दिख रही है। एक्सरे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी शीट है ना। तो नॉन प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे, विजुअल एड है बस। ठीक है, हाँ सर ये 10वां वाला क्वेश्चन इसमें आपने डॉक्यूमेंट फाइल नोट्स में दे रखा है, ए कल्चरेशन और एन कल्चरेशन, तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें समझेंगे कैसे? आपने बोला सब चीजें देख नोट्स में होंगी नहीं, अब वो अगला थोड़ा बहुत तो कहीं होगा। ये मैंने ये जानबूझ के डाला ये क्वेश्चन, है ना, क्यों इसमें और ऑप्शन कोई आसपास नहीं लग रहा। कई क्वेश्चन क्या होंगे जो अपने को नहीं पढ़े अपन ने, पर अपन उनको बहुत इजी क्वेश्चन, उनको अपन अगर सिर्फ ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन से अपन उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बहुत बड़ा खेल है ऑप्शन का। तुमको ऐसे नहीं कि तुमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया और तुमने टिक कर दिया। कई बार क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं है, अगर पर ऑप्शन देखोगे ऑप्शन में तुमको समझ में आ जाएगा। अब इसमें अगर तुम देखते क्वेश्चन में तो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था जिसको तुम टिक कर सकते हो, देख लो चाहे। एन कल्चरेशन कोई चीज हो सकती है क्या? ए एन है वो, तो ए एन दी लगा देगा, दी कल्चरेशन ये थोड़ी है ना। ए कल्चरेशन मतलब बोरो कर रहा है, अब ध्यान में रख लेना, वरना ये मेरा तो ये मकसद था इसको डालने का कि ये मैंने कराया नहीं है, देखता हूं इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन से कौन कौन कर पाता है। ठीक है, तो इसका डालने का यही एक मकसद था। गलत हो गया कोई बात नहीं, पर ऑप्शन देखना सीख जाओगे इससे। ठीक है, चलो किसके कितने सही हुए? हाईएस्ट किसके सही है भाई? तेरे 10, तुम तो 8 किए थे, 10 कैसे सही हुए? मजाक कर रहा था। अच्छा, गलत कितने हुए? अच्छा, और तेरे कितने? 16 सही है। 16 दिया नहीं, पीछे 13, हाँ 15, 12, 13, झूठा ही बोल रहा है सही में? हाँ पेपर नहीं दिया? नहीं दिया, दिया नहीं, हाँ दिया कितने? आज क्लास ही नहीं लिया ना, अभी पहली क्लास दूसरी क्लास ही है। हाँ तुम दिया नहीं, तू पेपर क्यों नहीं देता? पेपर दिया करो भाई। वाह यार, ते तो ले भाई। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ेंगे आज, नया चैप्टर शुरू करते हैं। अब उस पेपर से बाहर आ जाओ। आज ये कई रंग में कैसे चल रहा है? इससे तो जोर ही बहुत आता है लिखने में भाई, बब्बू है। एक्सटेंशन सबको पता है ना? एक्स मीन्स आउट, टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आउट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। प्रोग्राम क्या होता है भाई? हाँ प्रोग्राम क्या होता है? किसी को पता नहीं है ना? मैं बता देता हूं। इसमें याद रखना भाई SOPS। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब क्या होगा कि ये स्टेटमेंट होगा किसका? सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन का।
तो किसी भी अपन किसको कहेंगे एक्सटेंशन प्रोग्राम, कि कोई सिचुएशन है, ठीक है, उसका अपन ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसमें अपन ने प्रॉब्लम्स देखी, उसके सॉल्यूशन देखे, ठीक है। तो अगर इनका कोई स्टेटमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये लिख लेना भाई, प्रोग्राम की एक डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है क्या तुम्हारे नोट्स में? क्या है? एसओपीएस याद रखना भाई, जहां भी अपने को प्रोग्राम कह देना उसका मतलब है एसओपीएस। नहीं है इसमें, ये प्रोग्राम की सही अच्छी डेफिनेशन नहीं है भाई। हाँ अच्छी नहीं है। हाँ ये है ना कैश ले हरने की जो ऊपर दी हुई है, ऊपर ही ऊपर जो दी हुई है ना 23 पेज में, उसमें लिख लेना भाई सिचुएशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एसओपीएस याद रख लेना। सिचुएशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्लास मोस क्लास मो क्लास ठीक है। ये प्रोग्राम होता है भाई। प्रोग्राम की अगर कोई डेफिनेशन पूछ लेगा तो क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट है किसका, सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का और उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। सिचुएशन क्या होती है भाई, कि मेरी सिचुएशन अभी ये ऐसी है, तो सिचुएशन का मतलब प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उसको अपन प्रेजेंट जो सिनेरियो है अपना वो अपनी क्या है सिचुएशन, उसकी अपन डेफिनेशन लिख लेंगे है ना। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था भाई, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो एफर्ट्स लगाते हैं ना, द एफर्ट्स किसके लिए, हाँ वो क्या कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव। मैंने 4 चीजें बताई थी, एम, ऑब्जेक्टिव, गोल और टारगेट, 4 चीजें बताई थी, चारों अलग अलग चीजें। एम क्या होता है, ब्रॉडेस्ट डिस्टेंस है ना, जहां भी ब्रॉडेस्ट या फारदेस्ट डिस्टेंस चल जाएगी अपनों किसकी तरफ, टारगेट या गोल की तरफ, उसको अपन क्या बोल देंगे, एम बोल देंगे। उसके बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्टिव। उसमें अपन क्या कहेंगे कि एफर्ट जो लगा रहे हैं अपन, वहां पहुंचना है अपने को एंड पे, उस पे पहुंचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपने क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपने टाइम पीरियड डिसाइड किया तो उसको क्या बोल दिया, गोल बोल दिया। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई तो क्या है, ठीक है। तो ये अपन ने पहले ही सीख लिया, तो यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है भाई, हाँ अनकंफर्ट सिचुएशन, जिसको अपन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कि कैसे ही करके मेरे पीछा छोड़ दे, वो प्रॉब्लम है ना, कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है भाई। अनकंफर्ट सिचुएशन है जिससे अपन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग सर नोट्स में कौन से पेज पर है, 23 पे है भाई, 22-23, हाँ 22-23, ठीक है। अब समझ में आ गया इतना। सॉल्यूशन क्या है भाई, उपाय किसका, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो भी अपन एफर्ट्स करेंगे वो क्या है, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये पूरा क्या है एक्सटेंशन प्रोग्राम। प्रोग्राम तक समझ में आ गया। अब प्लानिंग पे चलते हैं। प्लानिंग क्या होती है, प्लान क्या होता है भाई, किसको बोलेंगे प्लान, क्या क्या करता है, हाँ प्री डिटरमाइंड होगा भाई, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो प्लान है, प्री डिटरमाइंड प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि प्री डिटरमाइंड कर लिया, पहले से निर्धारित कर लिया कि ये कार्य किए जाएंगे, ऐसे एक्शन किया जाएगा, तो वो क्या है प्लान। तो अब ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्लानिंग कहलाएगी, ठीक है। तो ये एक वर्ड सारा समझ में आ गया, एक्सटेंशन से पता चल गया। एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या होता है, एसओपीएस, और प्लानिंग क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, या ब्लूप्रिंट अपन बोल सकते हैं, एक्शन का ब्लूप्रिंट।
वो क्या है, प्लान है, प्लानिंग। उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, प्लानिंग बोल देते हैं। तो ये एक लाइन समझ में आ गई। ये अपना पूरा चैप्टर है, इसी पे अपना चैप्टर चलेगा पूरा, ठीक है। चलो जब भी अपने को प्रोग्राम की डेफिनेशन ना आए तो अपने को ये ध्यान रखना है, चारों डेफिनेशन अपने को हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, एम की, ऑब्जेक्टिव की। अभी भी किसी को दिक्कत है, हमेशा क्वेश्चन आता है, बार बार क्लियर कर लेना उसको, ठीक है। एम जहां आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा, सीधा एग्जाम्पल भी दे सकता है। एम का क्या एग्जाम्पल देगा भाई? इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मर्स, फार्मर की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। हाँ ये क्या है, एम है। अब पता नहीं उसको, कुछ भी बोल दिया उसने कि फार्मर की डबलिंग करनी है इनकम, ठीक है, तो उसको अभी कुछ आइडिया नहीं है कैसे करनी है, ठीक है, वो एम है। अब उस एम में उसने पहले एम बना लिया, ब्रॉड टर्म बना ली, उसके बाद में उसने ये ऑब्जेक्टिव बनाए, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस एम तक पहुंचने के लिए, वो उसने ऑब्जेक्टिव्स में डाले एफर्ट, कि हमको अगर फार्मर की इनकम डबल करनी है, उसके लिए अपने को फार्मर्स को एमएसपी देनी पड़ेगी, उसके मार्केट जो लागत है उस मूल्य का अपने को उससे ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसको फार्म सप्लाईज देनी पड़ेंगी, इनपुट आउटपुट देने पड़ेंगे। तो ये सब क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि भी इस एम पे पहुंचने के लिए क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, वो क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद किस पे जाएंगे अपन, गोल पे। उसके बाद हाँ, ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल ये दे रखा है कि इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट हाँ 20%। कितनी परसेंट, 20%। हाँ तो 20% बता रखी है ना, फिक्स कर दिया उसमें। इंक्रीज करनी है। हाँ आपने बताया अभी, उसमें ये क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कितनी पेस्टिसाइड देनी। हाँ वही हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 20% बढ़ानी है, उसने कुछ कुछ तो एफर्ट उसमें बताया ना कि इतना एफर्ट करना पड़ेगा, 20% बढ़ानी पड़ेगी, 10% बढ़ानी पड़ेगी, 20% बढ़ानी पड़ेगी, है वो कैसे बढ़ाएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, एफर्ट आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे सारे, ठीक है। अब उसको 20 बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या काम होंगे, वो ऑब्जेक्टिव में ही हो जाएंगे, ठीक है। जहां टाइम पीरियड आ जाएगा ना कि 20% बढ़ानी है, 5 साल में बढ़ानी है, डबलिंग फार्मर इनकम करनी है, वो 2022 तक करनी है, तो वो 2022 से वो टाइम आ गया ना, तो जहां टाइम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और उसके बाद में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद में क्या है भाई, तुम्हारे प्लानिंग का लिखा है क्या इसमें, प्लान लिखा है ना, प्लान ऑफ वर्क में ये इसने ये गलत लिखा है ना, जो प्लान है ना तुम्हारे नोट्स में प्लान लिखा है, तो 5W1H वो प्लान में नहीं होते, प्लान ऑफ वर्क में होते हैं। ये अलग अलग डेफिनेशन होंगी, प्लान और प्लान ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये यहां से हटा के प्लान में सिर्फ इतना लिख लो भाई। A predetermined course of action, a predetermined course of action, a predetermined course of action, या a blueprint for action और blueprint for action, ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन भी है ना, predetermined course of action या blueprint for action। तो तभी तो मैं लिखा रहा हूं, इसमें लिखी होती तो मैं लिखाता ही। एक प्लान ऑफ वर्क की डेफिनेशन लिख लो भाई, ये जो 5W1H है ना, ये प्लान ऑफ वर्क है, ठीक है। प्लान अलग चीज होगी, प्लान ऑफ वर्क अलग चीज हो गया। एन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज, प्लान ऑफ वर्क में लिखना एन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज so arranged as to enable efficient execution of the program, efficient execution of program। ये पानी देना सही है ना, पानी
efficient execution of a program. Efficient execution of a program. Execution. Efficient execution of program. ठीक है, तो ये समझ में आया प्लान से कैसे अलग है. आउटलाइन है, ऐसे अरेंज किया गया है कि उससे एफिशिएंट काम हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके. ठीक है, तो इसमें आते हैं भाई 5W1H. तो ऐसे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 5W and 1H. तो उसमें लिखा होगा प्लान ऑफ वर्क. ठीक है, कैलेंडर ऑफ वर्क, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे. तो अपने को ये करना है प्लान ऑफ वर्क. ठीक है, 5W क्या हुए भाई? ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कहां करना है, कब करना है, कैसे, हाउ आ गया, एक हाउ आ गया ना, कैसे करना है. 5W1H किसके लिए भाई? प्लान ऑफ वर्क के लिए है. ठीक है, ऑप्शन में सीधा आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 5W and 1H. ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन? प्लान ऑफ वर्क. प्लान क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन या ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन. क्या कहलाएगा? प्लान. प्लान ऑफ वर्क क्या कहलाएगा? 5W and 1H. ठीक है, ध्यान रखना ये बात. ठीक है भाई, अब अपन क्या लिख रहे थे? उसको लिखवाने की जरूरत है कि सिचुएशन को, ऑब्जेक्टिव को. जो अपन ने प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी थी उसमें सिचुएशन देखी थी, फिर ऑब्जेक्टिव देखा था, फिर प्रॉब्लम देखा था, फिर उसका सॉल्यूशन देखा था. उसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे अगर वहां डेफिनेशन होगी तो, है ना. मैंने बता दिया मोटा मोटा, तो सॉल्यूशन अगर देखो तो समझ जाओगे, प्रॉब्लम देखो तो समझ जाओगे, ऑब्जेक्टिव पता है तुमको, सिचुएशन तुमको पता ही है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन नहीं लिखते हैं. आ जाओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट. एक और लिख लो भाई. प्लान ऑफ वर्क लिख लिया ना, कैलेंडर ऑफ वर्क देखो. कैलेंडर क्या होता है भाई? कैलेंडर किसको बोलते हैं? तारीख होती है ना उसमें. हाँ सही है. तो और टाइम, तारीख, सब कुछ दिया होता है उसमें. तो वो कैलेंडर ऑफ वर्क का मतलब यही है कि जब अपन प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें टाइमिंग और दे देंगे कि भाई इतना काम है, ये प्लान है, ये जो काम है इतने टाइम में करना है. ठीक है, तो वो कैलेंडर ऑफ वर्क कहला देगा. ठीक है, तो लिखो कैलेंडर ऑफ वर्क लिखो. ए प्लान ऑफ एक्टिविटीज, ए प्लान ऑफ एक्टिविटीज, ए प्लान ऑफ, ब्लूप्रिंट वाली प्लान की डेफिनेशन थी a plan of activities to be undertaken, a plan of activities to be undertaken in a particular time sequence, in a particular time sequence. तो वो क्या कहलाएगा? कैलेंडर ऑफ वर्क. उससे डिफरेंस कैसे हुआ भाई? प्लान ऑफ वर्क से डिफरेंट कैसे हुआ? इसमें टाइम की बात हो रही है, उसमें टाइम की नई बात हुई. उसमें अपन ने और सब कुछ डिसाइड कर लिया, टाइम किसमें डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट लिखा होगा तब अपने को टाइम देखना है. टाइम देखते ही अपन क्या कर देंगे? कैलेंडर ऑफ वर्क कर देंगे ऑप्शन में. ठीक है, अगर टाइम नहीं दिख रहा तो वो क्या है? प्लान ऑफ वर्क है. अगर 5W1H दिख गया तो वो क्या है? प्लान ऑफ वर्क. ये दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है. चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे अभी, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग. ठीक है, उसकी स्टेप्स है, 8 स्टेप है उसके. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि स्टेप कितने हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में. एक चीज अपन ने बात की थी भाई, प्रोग्राम बड़ा होता है या प्रोजेक्ट बड़ा होता है? प्रोग्राम बड़ा होता है ना, प्रोजेक्ट क्या होता है?
उसका पार्ट होता है। अपन प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या होता है प्रोजेक्ट, है ना, तो ध्यान में रखना साथ साथ में। एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग प्लानिंग में 2 फेज होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है 2 फेजेस। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में कितनी फेज होती है, तो 2 फेज होती है। एक तो प्रोग्राम डिटर्मिनेशन और एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। काफी क्वेश्चन पूछते हैं भाई इससे। दो फेज होंगी, 8 स्टेजेस होंगी, वो अपन अभी बनाएंगे 8 स्टेजेस। चलो ऐसे सर्किल बना लो। इसमें नहीं बनाया ना, नोट्स में है क्या, है? हाँ ये रहा। हाँ नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने कोई कम ज्यादा कुछ नहीं बता रहा ना, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं होता। दीवारों के तो होते हैं कि नहीं पता नहीं, मेरे तो है। हाँ। इसको 2 फेजेस में डिवाइड कर लेंगे ना, जैसे तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है ना, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करेंगे भी प्रोग्राम को, और इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसके अंदर 8 स्टेजेस हैं, ये 2 क्या है, फेज है, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम प्लान है, प्लानिंग है, इसके अंदर ये 2 फेज में डिवाइड कर दिया और 8 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेजेस है ना, सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहली स्टेज प्रोग्राम प्लानिंग की क्या है, तो क्या है भाई, फैक्ट्स को कलेक्ट करना। सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करेंगे। फैक्ट्स क्या होते हैं भाई, एक तो होती है थ्योरी, है ना, और एक होता है फैक्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तो थ्योरी होती है है ना, हाँ, तो जरूरी है ये चीज। थ्योरी फैक्ट में क्या डिफरेंस है, हाँ फैक्ट मोटी होती है, थ्योरी छोटी होती है। हाँ थ्योरी अगर प्रूव्ड है तो वो क्या कहलाएगी, फैक्ट्स कहलाएगी। जब तक वो प्रूव नहीं हुई तब तक वो क्या है, थ्योरी है। और जिस दिन अपन उसको प्रूव कर दिया उस दिन वो क्या बन जाएगा, फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब सीधी फैक्ट की बात करेंगे, जो प्रूवन चीज है उसी का कलेक्शन करेंगे, ऐसे हवा में उड़ती हुई नहीं ले आएंगे कुछ भी, ठीक है। हाँ सीधा जो फैक्ट्स है, जो प्रूवन बात है, उसी को कलेक्शन करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब इन फैक्ट के बेसिस पे, जो फैक्ट अपन ने कलेक्ट किए उनके बेसिस पे क्या करेंगे, सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। अब इसमें तुम्हारी प्रोग्राम की डेफिनेशन साथ ही चलती रहेगी, देखना तुम, एसओपीएस साथ ही देखोगे तुम, ठीक है। सबसे पहले तुमने फैक्ट कलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद में सिचुएशन तुमने क्या कर ली, एनालिसिस कर ली। उसके बाद में क्या करोगे भाई, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करोगे। इस सिचुएशन में तुम क्या देखोगे कि भाई सिचुएशन तो ऐसी है पर इसमें ये क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। तो इस सिचुएशन का आइडेंटिफिकेशन करने से अपने को क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
अब जब प्रॉब्लम पता लग गई तो क्या कर लेंगे भाई, जब प्रॉब्लम पता लग गई तो क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ठीक है, ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन हो गया। चौथा स्टेप है भाई, पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाएंगे या प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाँ, फॉलो प्लान ऑफ वर्क। प्लान ऑफ वर्क से कैलेंडर ऑफ वर्क बनेगा भाई, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, कैलेंडर ऑफ वर्क, पहले प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसका कैलेंडर बनाएंगे, उसको टाइम दे देंगे, बस इतना ही तो फर्क है दोनों में। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ यही है कि एक टाइम पीरियड डिसाइड कर देंगे कि इसको इतने टाइम में करना है तो वो कैलेंडर बन गया, और अगर उसमें अपन सीधा जवाब दे रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है तो वो सारी चीजें क्या होगी, प्लान ऑफ वर्क हो गया। तो ये सबसे पहले अपन ने कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन या प्लान ऑफ वर्क बनाया या कैलेंडर ऑफ वर्क बनाया, कुछ भी ध्यान में रख लेना, यहाँ प्लान ऑफ वर्क कैलेंडर ऑफ वर्क याद रख लेना कि प्लान ऑफ वर्क बना लिया, कैलेंडर ऑफ वर्क बना लिया, उसके बाद उसको फॉलो कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे भाई, इवैल्यूएशन करेंगे। एक होती है मॉनिटरिंग, एक होता है इवैल्यूएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा नहीं, फीडबैक तो मॉनिटरिंग में भी देंगे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लो, थोड़ा सा। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, देखो देखो एक चीज सुनो, मैं यहाँ खड़ा हूं, तुमको सबको देख रहा हूं, कोई अगर कुछ कर रहा है गलत हरकत या कुछ भी कर रहा है बीच में बोल रहा है तो मैं उसको टोक रहा हूं, तो वो क्या हुई, मॉनिटरिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझ आई बात, कभी ना रुकने वाली, कंटिन्यूअस। तुम जब तक काम कर रहे हो तब तक तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर एकदम नजर गड़ाए बैठा है, तो वो मॉनिटरिंग कर रहा है। अब मैंने 7 दिन तुमको पढ़ा दिया, तुम्हारे मॉनिटरिंग कर ली, उसके बाद मैंने 7वें दिन तुम्हारा टेस्ट लिया, तो तुम्हारा क्या ले लिया, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वैसे अलग अलग टाइप का हो सकता है, मिड इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एंड इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है, और कनकरेंट इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि करंट सिचुएशन में, जैसे तुम्हारा एकदम आते ही मैंने क्लास में घुसा तुम्हारा क्विज ले लिया, ठीक है, तो वो कनकरेंट इवैल्यूएशन हो गया। मॉनिटरिंग हमेशा चलती रहेगी, वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर इवैल्यूएशन हो गया तो अपन क्या करेंगे, रिकंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकंसिडरेशन 8वां स्टेज अपने को याद। इवैल्यूएशन देख के अपन क्या समझते हैं कि इवैल्यूएशन एंड में करते हैं, इसलिए अपन इसको 8वां मान लेते हैं। ठीक है, जबकि प्रोग्राम प्लानिंग का जो 8वां स्टेज है वो कौन है, रिकंसिडरेशन। बार बार क्वेश्चन आएगा, बार बार, और तुम इसमें उलझोगे, अपने को नहीं उलझना है, रिकंसिडरेशन कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन या तो पहले से पूछेगा या आखिरी से पूछेगा, बीच वालों से कोई नहीं पूछता, या तो क्लास में सबसे निठल्ले होते हैं उसको पूछते हैं, या जो टॉपर होते हैं उसको पूछते हैं, बीच में तो वो बीच में रह जाते हैं ना, तो या तो टॉपर बनना है या अगर पूछ करवानी है तो, ना अपना सादा जीवन चल रहा है तो बढ़िया। टाइम टू टाइम पहले ही करते हैं, इवैल्यूएशन लास्ट में करते हैं, नहीं लास्ट का कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं चलता, दोनों में डिफरेंस इतना है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में।
मॉनिटरिंग कंटिन्यूस चलती है, इवेल्युएशन कंटिन्यूस नहीं चलता। या तो वो पहले करेंगे या बीच में करेंगे या एंड में करेंगे, हो कभी भी सकता है, ठीक है, पर कंटिन्यूस नहीं है, फेज में होगा, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आई एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की स्टेज फेज कितनी है भाई, सीधा क्वेश्चन नंबर का आएगा तो ये आएगा कि फेज कितनी है, स्टेज कितनी है। तो 2 तो फेज है, 8 स्टेज है, ठीक है। 2 फेज कौन कौन है, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, 2 फेज होगी। डिटर्मिनेशन में सबसे पहले जो डिटरमाइन करने वाली है चीजें, 4 चीजें वो इधर आ जाएंगी, इनको जोड़ने वाला ये है भाई। अगर बात अपने से क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्ट प्रोग्राम डिटरमाइन फेज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन स्टेज, तो अपन क्या बोल देंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ये क्या करती है, जोड़ता है इनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और बन गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर यही होगा, फर्स्ट और है ना, यही पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, फर्स्ट नंबर वाला और 1 नंबर। क्या फर्स्ट और 8, हाँ एक तो ये देखना है कि स्टार्ट कहाँ से होती है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, तो अपन क्या कर देंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट से स्टार्ट होती है। जब फैक्ट का कलेक्शन कर लिया उसके बाद अपन किस पे जाएंगे, हाँ एनालिसिस किसका करेंगे, सिचुएशन का। अब फैक्ट मिल गए अपने को, अपन को पता चल गया कि ये ऐसी जगह है, इसमें ये ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ये इनका धर्म है, ये ऐसे कल्चर है, ये सब कुछ वो फैक्ट्स में आ गया, है ना। उसके बाद में अपन ने उनकी जो ओरिजिनल सिचुएशन थी वो अपन ने एनालिसिस की कि सच में इनको ऐसी सिचुएशन है क्या, जो अपने पास फैक्ट्स है उनको बाद में अपन ने एनालिसिस कर लिया, तो अपने को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम्स तो इनके हैं, इनको दूर करना है, इस ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो अब ये प्रोग्राम जब अपन इन प्रॉब्लम्स को जब मध्य बनाएंगे तो उसमें अपन कुछ ऑब्जेक्टिव और गोल्स बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो भी एफर्ट्स अपन करेंगे वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। अब वो एफर्ट्स अपने तैयार कर लिए, अब उन एफर्ट्स को अपन कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन के जवाब अपन इसमें कैलेंडर ऑफ वर्क में या प्लान ऑफ वर्क में दे देंगे, कितने टाइम में करेंगे, हैं। तो ये चीजें यहाँ आ जाएंगी। अब इसको जो अपन ने कैलेंडर बनाया इसको अपन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, फॉलो करके उसका टाइम टू टाइम इवेल्युएशन करेंगे कि भाई अपन ने जो डिसाइड किया था उसी पे चल रहा है ना। तो इसमें दोनों चीज चलती है, मॉनिटरिंग भी साथ ही चलती है भाई, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन दोनों ही होते हैं, कंटिन्यूस भी चलता रहता है और इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम अपन जांचते रहते हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम, जैसे अपन ने डिसाइड किया था वैसे। फिर उसको रिकंसीडर करेंगे। अब जो इवैल्यूएशन है उसके बेसिस पे उसको दोबारा जो भी चेंज करने हैं, जो भी उसमें कुछ फीडबैक जो मिलेगा अपन इवैल्यूएशन से, वो यहाँ अप्लाई करके दोबारा प्रोग्राम को रिकंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट फेज ऑफ किसकी है, प्रोग्राम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की लास्ट फेज कौन हुई, रिकंसिडरेशन। ये समझ में आ गया। खूब क्वेश्चन, जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले आएगा, ठीक है, याद कर लोगे। क्या है भाई, इसमें पूरी डेफिनेशन पता है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की, 2 फेजेज होगी, 8 स्टेजेज होगी। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, लास्ट कौन है, रिकंसिडरेशन, ठीक है। चलो क्या खत्म, स्टेप्स तो हो गए खत्म। अब तुम्हारे जो डायग्राम बनाया हुआ है ना उसको एक बार देखो, सही है ना, समझ में आ गया ना। कहाँ है, फॉलो का मतलब हो गया उसको फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तभी तो फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ डेवलप करेंगे या इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये 5वां, ये 6ठा है, फिर इवैल्यूएशन 7वां, रिकंसिडरेशन 8वां, 8 स्टेजेस होगी, ठीक है। एक बार 2 बार इसको बना के देखोगे तो ये याद हो जाएगा। इसी से अपने को प्रोग्राम की डेफिनेशन भी पता लग रही है,
ठीक है, सबसे पहले कौन आ रही है, सिचुएशन आ रही है, फिर प्रॉब्लम आ रही है, फिर ऑब्जेक्टिव आ रही है, और फिर उसका सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ, ये ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, पर ज्यादातर कैसे पूछेगा कि पहली कौन सी है और लास्ट कौन सी है। पूछ कोई भी सकता है कि पांचवी स्टेज कौन सी है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की फिफ्थ स्टेज कौन सी है, पूछ सकता है, फोर्थ कौन सी है, तो अपने को पता ही है क्या पूछेगा, SPO, फिर वो कैलेंडर ऑफ वर्क और वो फॉलो अप, और फिर सीधे याद होने वाली चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार समझ में आ गई तो याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है इसमें, पर याद जरूर कर लेना भाई, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2 फेजेस का बनेगा, डिटर्मिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, 8 स्टेजेस का बनेगा, एक इसका और एक इसका। अब ये ऐसे तो कोई कुछ ही पूछ सकता है, उसमें तो अपन कर नहीं सकते, पर अपने को पता है कि ये थर्ड स्टेज आइडिया लगा लेंगे अपन। अगर तुमको पक्का याद नहीं रहेगा ना, तो तुमको ये आइडिया रह जाएगा कि फोर्थ पे कौन था, ऑब्जेक्टिव से, तो उससे पहले पहले क्या क्या आ जानी चाहिए थी, सिचुएशन और प्रॉब्लम आ जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव तभी तो डिसाइड करेंगे जब अपने को सिचुएशन और प्रॉब्लम पता होगी, तभी तो कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद लगातार 2 है ही, कैलेंडर ऑफ वर्क और प्लान ऑफ वर्क बनाया, फिर फॉलो अप किया, फिर उसके बाद में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया, और उसके बाद में रिकंसिडरेशन किया। ठीक है, चलो भाई, नीड क्या होती है भाई, नीड क्या होती है, क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज ought टू बी, हाँ उनमें डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, नीड, क्या है, क्या होना चाहिए, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, नीड है। डिजायर क्या है, बताया था मैंने, इच्छा तो सारी आपस में कनेक्ट रखा करो भाई, ऐसे नीड के साथ में डिजायर पता होनी चाहिए कि नीड जैसा जैसा डिजायर है। वांट क्या है, डिजायर वांट में अंतर है क्या कोई, हाँ, इतना क्या सर मत बताओ, मैं से ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट डिजायर थी भाई, अपन ने पढ़ी थी डिजायर की अनफ्रीजिंग करना है, पहले जो बिहेवियर है उसको, कि पहले जो है उसको अनफ्रीज करना है, वो डिजायर है। अनफ्रीज हो ही जाता है जब डिजायर आ जाती है। ठीक है, बस व्हाट इज एंड व्हाट ought टू बी के बीच में डिफरेंस है, वो क्या है, नीड। किस में पढ़ा था डिजायर अपन ने, एडकास्ट में डी क्या था भाई, किस में था, KPDI खोलना, उसमें डिजायर है क्या, वो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है, उसमें डी क्या है, डिसीजन है ना कि डिजायर है। डिजायर किस में था, एडकास्ट में। एडकास्ट क्या थी, टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या जरूरी है, अटेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद डिजायर, उसके बाद में कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो डिजायर में क्या था, पहले से जो बिहेवियर उसको अनफ्रीज करना था, बस। कोई ना सर, आराम पढ़ो, टाइम है अपने पास, आराम से पढ़ाओ, है आराम से पढ़ा रहा हूं, इससे आराम से तो क्या ही पढ़ाऊं, है। फिर तुम मेरे को गालियां दो कि सर पिछली बार तो एक्सटेंशन 20 क्लास में होता, आप 45 क्लास में करा रहे हो, आप आपके लार्ज के चक्कर में हमको मार रहे हो। ठीक है, तो अपन अभी कर देंगे खत्म। नीड 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो फेल्ट होती है
और एक अनफेल्ट नीड हो सकती है। ठीक है, तो अगर फेल्ट और अनफेल्ट नीड किसको बोलेंगे भाई? हाँ, एक तो अपने को फेल्ट हो रही है, फील हो रही है कि इसकी तो जरूरत है ही है। कई ऐसी चीज होती है जिनकी फेल्ट अपने को ऐसा लग नहीं रहा कि इसकी अपने को जरूरत है, बट अगर अपना को कोई अगला कन्विंस करेगा तो अपने को जरूरत उसकी महसूस हो जाएगी। तो कॉन्शियस माइंड से अगर अपन ऐसे कॉन्शियसली कोई चीज सोच पा रहे हैं कि इस ये गैप है, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो वो अपनी क्या है? फेल्ट नीड है, जो अपन फील कर पा रहे हैं कॉन्शियसली। अब मैं एक बीमा एजेंट हूं, है ना, मैंने क्या कहा कि तुम अपना बीमा करवा लो, तुम अगर मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुमको इतना बीमा मिल जाएगा। तो वो मैं तुमको क्या जगा रहा हूँ तुम्हारी, तुमको तो ऐसे रियलाइज नहीं हो रहा था कि तुम्हारे ये ऐसे अभी मेरे को जरूरत है इस चीज की, तुमको भूख लगी है तो तुमको रोटी की जरूरत है, वो तुम्हारी फेल्ट नीड है, तो कॉन्शियस माइंड से तुम सोच पा रहे हो कि मेरे को रोटी चाहिए, भूखा हूं। पर तुमको ये नहीं पता कि मैं अगर मर गया तो मेरे पीछे घर वालों का क्या होगा, मेरे हॉस्पिटल में अगर मैं चला गया एक्सीडेंट हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो अपन एट ए टाइम फेल्ट नहीं कर पाते। पर कोई अपने को आके उसको क्या कर देता है, अनकॉन्शियस में माइंड में होती है, पर वो अगला निकाल लाता है खींच के कि तू ये करवा, है ना, इससे तुझे को फायदा होगा। तो ये क्या है? फेल्ट नीड और अनफेल्ट नीड। अगर कॉन्शियस माइंड से अपन कुछ फील कर पा रहे हैं तो वो फेल्ट हो गई, और अगर किसी ने अपने अंदर जगाई, वो सबकॉन्शियस माइंड में थी और वो लेके आया बाहर, तो कैसी होगी? अनफेल्ट नीड। तो अपने को जब एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर अपन किसी फार्मर के पास जा रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि उसकी फेल्ट नीड क्या है, अनफेल्ट नीड क्या है। ठीक है, उसमें कई कुछ चीजें कीड़े अपन भी तो जगाएंगे, अपन कल सीखेंगे क्यों भी फेल्ट नीड, क्योंकि कल तुमको कोई प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ सकता है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है ना एग्रीकल्चर में, उनमें भी जाने का मौका मुश्किल ही मिलना है ना। तो अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल होगी कि तुम फेल्ट और अनफेल्ट नीड दोनों पहचान पाओगे तो तुम अच्छे सेल्समैन बन पाओगे, है ना। कि अगर तुम अनफेल्ट नीड अगले की कि नहीं आपको चाहिए, वो कह रहा मेरे को चाहिए नहीं, अरे चाहिए तेरे को, मैं बताता हूँ कैसे, है ना। तो उसको ये रियलाइज करवा देना कि भाई चाहिए तेरे को, जबकि उसको कॉन्शियस माइंड से ये पता नहीं था कि ये उसको चाहिए, और उसने अपने को कह दिया कि भैया तू इस पे फोलियर स्प्रे करवा, इससे तेरे को फायदा होगा। वो कह नहीं मेरे तो अच्छी घड़ी है, इस पे अच्छे फाड़ आ रखा है, इससे ज्यादा और क्या आ गया, इससे भी तगड़ा, इसमें तेल और बढ़ जाएगा। अब तेल कौन चेक करवाएगा बाद में, वो तो फोलियर स्प्रे करवा के आ जाएगा, इसमें बोरोन और गिरवा दे के साथ इसमें 2 फंजीसाइड और गिरवा दे, कॉन्ट्रैक्टर नॉन सीधा जो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट, है ना। तो वो जिसको दवाई बेचनी है अपनी वो तो करवाएगा, तो वो क्या कहेगा तुम एनपीके छिड़को और इसमें फंजीसाइड गिरो, और उसके बाद देखना 15 क्विंटल तुमको मिलेगा सरसों, और तेल उसमें अलग ही होगा। अब वो तो छिड़कवा के चला गया, उसको क्या मतलब है तेल मिले नहीं मिले, उसका काम हो गया, उसका टारगेट कंप्लीट है। तो उसने उसकी अनफेल्ट नीड और फेल्ट नीड दोनों पहचान ली। ठीक है, ये 2 टाइप की नीड होती है, भी लिख लेना, फेल्ट एंड अनफेल्ट। फील कॉन्शियसली, बहुत उत्तर। अनफेल्ट और अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आज इतना समझ में आया, तो इतना कल पढ़ के आना तब और समझ में आएगा, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे इसके आगे।